ज्ञान गाइडेंस प्रोग्राम में पूरे बिहार के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, आज आप लोगों के बीच क्लास 12 मैथमेटिक्स में एक बहुत ही मजबूत जबरदस्त चैप्टर लेकर के आ रहे हैं, जो आपका नाम है वेक्टर या अलजेब्रा वेक्टर। दो आपके इसमें हम लेंगे, एक अलजेब्रा वेक्टर होगा और एक 3 डायमेंशन होगा, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री होगा। दोनों मिला करके 15-16 नंबर के सवाल परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे और खास करके IIT JEE मेन में बहुत ही इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका NDA का एग्जाम हो या फिर एयरफोर्स नेवी का एग्जाम हो या अन्य और कंपटीशन का जो भी एग्जाम होता है, इन सारे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग फिजिक्स में भी वेक्टर स्केलर के बारे में पढ़ा होगा, वहां भी इनके बारे में अच्छी तरीके से यूज है। आप फिजिक्स के माध्यम से भी कुछ अध्ययन किए होंगे। आज हम लोग मैथमेटिक्स के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सीधा ये टॉपिक आ रहा है वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा वेक्टर और ये स्केलर के बारे में, सदिश, अदिश, सीधा सीधी आप लोग कहते थे। तो वेक्टर्स का मतलब क्या, जब हम लोग पढ़ते थे तो सीधा सीधी बचपना का याद आता है, उड़ता हुआ तीर। वेक्टर्स का मतलब उड़ता हुआ तीर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार के हैं, एक स्केलर क्वांटिटी है और एक आपका वेक्टर है, ठीक है। तो सीधा सीधी बात हम लोग ये तय करें कि वेक्टर्स और स्केलर ये 2 हैं, एक आपका सदिश हो गया और एक आपका अदिश हो गया, ठीक है। तो सीधा सीधी आप कहेंगे सदिश, इसका मतलब है कि जिसमें दिशा हो, दिशा और परिमाण दोनों हो, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। अदिश, इसका मतलब इसमें दिशा ना हो, केवल और केवल क्या हो, परिमाण हो, यानी केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, तो वे कहलाएंगे स्केलर क्वांटिटीज। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वे कहलाएंगे वेक्टर्स क्वांटिटीज। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं वेक्टर और स्केलर के बारे में। खूब अच्छा लगेगा, खूब अच्छे तरीके से आप इसे देखेंगे और एक एक पॉइंट को आप लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग सीधा चलते हैं, स्क्रीन पे देखेंगे आप लोग बच्चे। कहा वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज में आप देख रहे हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज वी डील विथ आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स। क्या कहा आप लोगों के बीच में कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक आपका स्केलर क्वांटिटी है और दूसरा आपका वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कहा अदिश राशि, जिसमें केवल ओनली मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो वे राशि जो होंगे वे हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा, अदिश राशि होगा। ये क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो सेंस ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो वे क्या कहलाते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे मास। हाँ बच्चे देखेंगे, स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम लोग कह रहे थे, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वैसे राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो। जैसे आप क्या देख रहे हैं, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड। अरे भाई, मास द्रव्यमान में क्या दिशा होगा, डेंसिटी, वॉल्यूम, आयतन में क्या दिशा होंगे, कोई दिशा की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेंसिटी, स्पीड, कोई दौड़ रहा है, चल रहा है ना। तो ये सारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, बहुत ही अच्छी बात,
कहता है दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब परिमाण भी हो और दिशा भी हो, साथ साथ ये भी हम कहें उसमें कि फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर वो ट्रायंगल लॉ एडिशन का भी अगर पालन करता हो तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। तो देखेंगे बच्चे आप वेक्टर के बारे में, जैसे आपने कहा वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इटीसी। जैसे विस्थापन को आप ले लेते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ से अगर हम गया स्टेशन गए तो ये तय होता है कि दूरी तो तय होगा ही होगा, साथ साथ ये भी तय होता है कि जब हम यहाँ से गए तो किस दिशा में गए, फिर अगले मोड़ से किस दिशा में गए। ये क्या होते हैं, मतलब कि दूरी के साथ साथ आप देख रहे हैं परिमाण के साथ साथ उसमें आपका डायरेक्शन का भी बोध हो रहा है, डायरेक्शन भी इंक्लूड हो रहा है, तो ये हमारे वेक्टर क्वांटिटी होंगे। अब आगे हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेक्टर कहता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। देखेंगे बच्चे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है क्या, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही हम लोग वेक्टर कहते हैं, और वेक्टर का मतलब ही होता है एरो का चिन्ह, जो आप देखते हैं तीर का चिन्ह, वही आपका वेक्टर है। तो देखेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहता है एनी गिवन पोर्शन ऑफ ए गिवन स्ट्रेट लाइन वेयर टू एंड पॉइंट्स, दो एंड पॉइंट्स होंगे उनका, है ना, और डेस्टिनेशंस एज ए इनिशियल एंड टर्मिनल इज कॉल्ड ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। यानी देख रहे हैं हम कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक टर्मिनल पॉइंट होगा। जैसे कि आपके पास ये देख रहे हैं कि एक छड़ी है, तो क्या है कि इसका एक इनिशियल पॉइंट है और इसका एक टर्मिनल पॉइंट है, इसको हम फाइनल पॉइंट भी कहते हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास एक स्टिक है जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो जाएगा। द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विथ इनिशियल पॉइंट ए एंड टर्मिनल पॉइंट बी इज कॉल्ड डिनोटेड बाय वेक्टर ए बी। अब देखो बेटा, ये हमारे पास एक स्टिक है, मान लिया जाए कि ये हमारे पास जो यहाँ पे पॉइंट है वो ए है, जो आपका इनिशियल पॉइंट है, और यहाँ पे हमारे पास बी है जो आपका टर्मिनल पॉइंट है या फाइनल पॉइंट है। अब ये दोनों को अगर हम एक साथ मिला रहे हैं, ए से बी को अगर मिला रहे हैं, तो ये हमारा ए बी जो होगा ये हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी इसी को हम कहेंगे ए बी वेक्टर। ठीक है, नोट में खास क्या बात है यहाँ पे कि द टू एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आर नॉट इंटरचेंजेबल एंड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर मस्ट बी थॉट एज डिफरेंट। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बेटा, जो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे समझना आपको है कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या आपके पास हो गया। सीधा सीधी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है जिसको आप कहेंगे कि ये इनिशियल पॉइंट हो गया, और यहाँ आपके पास मान लेते हैं कि एक दूसरा पॉइंट है, और ये दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइंट कर दे रहे हैं और इसका अगर हम डायरेक्शन तय कर दे रहे हैं, तो ये आपके पास जो हो गया इसी को हम लोग कहते हैं फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट या कहा जाए फाइनल पॉइंट। तो देखेंगे बेटा कि ये इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट को मिला दिया, अगर ये आपके पास ए है और ये आपका बी है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये आपका जो लाइन सेगमेंट हुआ वह ए बी वेक्टर हुआ। अब क्या आप देखने जा रहे हैं कि ए और बी को जो आपने देखा और इसको आपने कहा लाइन सेगमेंट को ए बी वेक्टर कहा, तो यहाँ जो आप ए देख रहे हैं ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, और बी जो आप देख रहे हैं बेटा ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया, या इसी को आप टर्मिनल पॉइंट भी कह सकते हैं, या इसी को कह देते हैं फाइनल पॉइंट। अब आप देखेंगे कि ए और बी वेक्टर था, ए बी आपके पास आ गया, तो ए बी वेक्टर को आपने क्या देखा कि ये आपके पास ए आपका इनिशियल पॉइंट था, बी आपका टर्मिनल पॉइंट था।
तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपके पास मान लिया जाए कि VA वेक्टर हो, तो VA वेक्टर में आपने क्या देखा, B अब जो आपके पास होगा वह इनिशियल पॉइंट होगा और A जो आपके पास होगा वह आपका फाइनल पॉइंट होगा। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि AB वेक्टर इज नॉट इक्वल टू BA वेक्टर। क्या कहेंगे, AB वेक्टर इज नॉट इक्वल टू BA वेक्टर। क्यों भाई, क्योंकि A और B वेक्टर अगर है तो A और B वेक्टर में A इनिशियल पॉइंट है तो B आपका फाइनल पॉइंट है, लेकिन BA वेक्टर जब ले रहे हैं तो B इनिशियल पॉइंट हो गया और A फाइनल पॉइंट हो गया, इसलिए ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट इक्वल नहीं हो सकता। ये आपका फाइनल पॉइंट और ये आपका फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ B है और यहाँ A है, इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए कह सकते हैं कि AB वेक्टर इज नॉट इक्वल टू BA वेक्टर। इस तरीके से हम लोग देखते हैं बेटा क्या, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के बारे में। अब आप आगे अगर देखना चाहेंगे आप तो सीधा सीधी आप कह सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि ये AB वेक्टर है तो इसके आगे हम लाइन को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं कि लाइन को हम लोग बढ़ा देते हैं, और जब ये लाइन को अगर हम लोग बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया, ये सपोर्ट करता है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट लाइन, यानी वेक्टर के आगे और पीछे ये जो डॉट डॉट करके जो आपको लाइन दिया गया, इस लाइन को हम लोग कहते हैं कि ये सपोर्ट लाइन है। जैसे कि आप इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कि ये आपका वेक्टर है, लेकिन ये जो डॉट डॉट करके जो लाइन आपका गया है और ये दोनों तरफ वेक्टर के आगे और पीछे बढ़ा है, इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। अब इस तरीके से क्या आ गया कि A और B के बीच आ गया, तो ये आपका AB वेक्टर हो गया, और आगे और पीछे जो इसको हम लोग बढ़ाए हैं ये आपका लाइन ऑफ क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स के बारे में जब आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग चलेंगे स्क्रीन पे और आएंगे बेटा, देखेंगे यहाँ पे कहता है, इसी चीज को मैं दिखा रहा था कि A और B वेक्टर AB वेक्टर है, और AB वेक्टर का मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है और B हमारा फाइनल पॉइंट है। ठीक है, और ये दोनों को जब अगर हम एक डायरेक्शन में अगर हम मिलाया है तो ये हमारे पास AB वेक्टर हो गया। अब क्या है कि इस AB वेक्टर को हम लोग इधर भी बढ़ाया, डॉट डॉट करके इधर भी बढ़ाया, जो पार्ट्स को मैंने बढ़ाया ये लाइन ऑफ सपोर्ट हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि वेक्टर में लाइन ऑफ सपोर्ट है और वेक्टर भी है, साथ साथ इसके साथ डायरेक्शन भी है। इस तरीके से हम आगे दिखाते हैं आप लोगों को, जो आप देखेंगे कि वेक्टर्स है। तो वेक्टर्स को हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो वेक्टर जो मैथ में हम लोग पढ़ते हैं वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के रूप में पढ़ते हैं, और फिजिक्स में जो हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं वो आपका फिजिकल क्वांटिटी के रूप में स्टडी करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया कि जहां मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो दोनों को हम लोग इंक्लूड करके पढ़ेंगे फिजिक्स में, वो फिजिकल क्वांटिटी के रूप में स्टडी होगा। और मैथ्स में जब हम चर्चा करेंगे तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, वेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे, अब हम वेक्टर को इस तरीके से शॉर्ट में कह रहे हैं कि ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट देख रहे हैं कि ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसी को हमने क्या कहा, वेक्टर कहा। एवरी डायरेक्शन लाइन सेगमेंट हैव 3 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखेंगे आप किसी भी वेक्टर को 3 आपके पास गुण दिखा रहे हैं। जो फर्स्ट गुण आपको दिखा रहे हैं कि लेंथ, लेंथ क्या होगा उसका, तो लेंथ होगा कि जो ये आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो उसका परिमाण होगा, वही आपका लेंथ होगा। जैसे आपने क्या देखा कि AB अगर वेक्टर है, अगर इसको हम अगर मॉड लगा देते हैं, मॉडलस कर देते हैं, तो यही आपका उसका लेंथ निकल जाएगा। अब रह गया सपोर्ट। तो सपोर्ट का मतलब आपने देखा अभी कि ये वेक्टर लाइन, ये जो लाइन सेगमेंट है, इसको आगे और पीछे की ओर आपने बढ़ाया, तो बढ़ाने के उपरांत जो ये आपके पास बढ़ा हुआ पार्ट्स आ रहे हैं, इसी को हम लोग लाइन ऑफ सपोर्ट कहा था। द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ ऑफ विच
ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट इज कॉल्ड इट्स लाइन ऑफ सपोर्ट, मतलब अनलिमिटेड, हमारी कोई सीमा इसका नहीं है कि ये कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक इसको हम बढ़ा सकते हैं, ये अनलिमिटेड है। इसी तरह से आगे देखते हैं सेंस, मतलब डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी होना चाहिए। जैसे आपने क्या देखा, द सेंस ऑफ ए बी वेक्टर इज फ्रॉम ए टू बी। अगर ए बी वेक्टर है तो इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि ए से बी तक, अब वो किस डायरेक्शन में है वो भी दर्शा रहा है ए बी वेक्टर को। फिर अगर हम बी ए वेक्टर ले रहे हैं तो इससे स्पष्ट हो गया कि बी से ए तक, एक हमारे पास B है और आपके पास अगर A है तो B से A तक गया वो अलग दर्शाया, अगर A से B तक गया तो वो A भी आपका वेक्टर हो गया। दैट द सेंस ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। क्या कहा आपको कि अगर A और B गया और A और B, A से आपके पास अगर वेक्टर B तक गया तो क्या कहा था कि A आपका इनिशियल पॉइंट होगा और B आपका टर्मिनल पॉइंट होगा। इसी को आपने फाइनल पॉइंट भी कहा। तो A और B वेक्टर को मिला करके आपने यहाँ से देखा कि ये B बना और B से A चला गया, उसको BA कहा। तो हम कह सकते हैं कि AB वेक्टर इज नॉट इक्वल टू BA वेक्टर। आप देखेंगे अब इसके आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं बेटा, वह है जीरो वेक्टर या इसी को कहते हैं नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या कहा जाए, जैसे सपोज करो अभी आपने क्या देखा वेक्टर में, सपोज किया कि मान लो कि ये एक पॉइंट है जो ए है। अब यहीं पे ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और यहीं पे अगर हमारे पास फाइनल पॉइंट भी हो, यानी अगर यहीं पे हमारा टर्मिनल पॉइंट हो, जहां हम खड़े हैं वो हमारा इनिशियल पॉइंट और फिर हम पुनः वहीं पे रुके हुए रह जाएं तो हमारा फाइनल पॉइंट, मतलब हमारा कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, कोई डायरेक्शन मेरा नहीं बना, कोई दूरी मेरी तय नहीं हुई। तो इससे स्पष्ट है कि ये पॉइंट जो होगा वह आपका जीरो वेक्टर होगा। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहता है ये वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, वैसे वेक्टर जिसका परिणाम शून्य हो, जीरो हो, इज कॉल्ड जीरो या नल वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय, देख रहे हैं कि बड़ा आकार में इसको हम जीरो से या फिर जीरो वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्या देखा आपने कि फाइनल पॉइंट भी इसका ए है और इनिशियल पॉइंट भी ए है, इसका मतलब कि ये वेक्टर ए से कहां तक जा रहा है, ए तक ही जा रहा है। तो ए वेक्टर, ये बहुत ही अच्छी बात है, इसी को हम लोग जीरो वेक्टर कहेंगे। और जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जब हम कहीं गए ही नहीं तो मेरा कोई यहाँ से डायरेक्शन तय नहीं हुआ, यानी सिर्फ क्या देखेंगे कि जीरो वेक्टर केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, इसमें डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है। तो जीरो वेक्टर के बारे में आपने देख लिया कि जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, वो हमारा जीरो वेक्टर होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, देखो बढ़िया बात है। जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर ए है, सेम वेक्टर में से सेम वेक्टर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो परिणाम हमारा आ रहा है वह भी एक वेक्टर आ रहा है। जैसा कि आपने देखा जीरो वेक्टर, अब वेक्टर बी में से वेक्टर बी गया तो यहाँ पर भी हमारे पास जो वेक्टर प्राप्त होकर आएगा वह जीरो वेक्टर होगा। नोट में आप क्या देख रहे हैं कि वेक्टर माइनस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, वेक्टर प्लस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, लेकिन एक शर्त है, वेक्टर और स्केलर यहाँ पे लागू नहीं हो सकता। एक वेक्टर और एक स्केलर को जोड़ हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते, एक वेक्टर में से स्केलर का सब्ट्रैक्ट भी डिफाइंड नहीं हो सकता। यानी सीधा सीधी बात कहें, सेम वेक्टर में से सेम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो परिणाम आया वह जीरो वेक्टर होगा। वेक्टर बी में से वेक्टर बी को भी अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो परिणाम आया बेटा वह भी जीरो वेक्टर होगा। इस तरीके से आपने जीरो वेक्टर के बारे में देखा। अब खास बात कहता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है क्या, समझो। जैसे मान लिया जाए कि ये आपके पास एक स्टिक है, ठीक है, और इस स्टिक को अगर हम मान लेते हैं कि लेंथ जो है वो 5 यूनिट्स है, मान लिया जाए कि ये 5 यूनिट्स इसका पूरा का पूरा लेंथ है। अब आप देखो ये 5 यूनिट्स इसका लेंथ है और मान लो कि यहाँ पे हम इसको यहाँ से यहाँ के बीच में इसको हम 1 यूनिट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा ये 1 पार्ट जो होगा यही हमारा 1 यूनिट होगा। जैसे आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज डिनोटेड बाई वेक्टर ए। ध्यान देना
है क्या यूनिट वेक्टर? देखो, जब हम ए यूनिट वेक्टर को हम लोग एक कैप से डिनोट करते हैं। एक कैप का मतलब कि उसके माथे पे इस तरीके से कैप लगा होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे बेटा, बोर्ड पे आइए और खूब अच्छे तरीके से आप देखेंगे। यूनिट वेक्टर का मतलब ये हो गया कि सीधा सीधी हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे अगर मान लिया जाए कि ये आपके पास ये वेक्टर है तो इसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। अब ये वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी इस वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालने जा रहे हैं तो जो वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर हम निकालने जा रहे हैं वो वेक्टर होगा, और उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो जो परिणाम आता है वो हमारा यूनिट वेक्टर होगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, सपोज करो, मान लो आप यहाँ पर कि ये आपके पास एक आपका वेक्टर है, सपोज करते हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसका जो आपका लेंथ है वह 5 यूनिट्स है। अब आप सपोज करो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लिया जाए कि आपके पास ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर का मान आपके पास कितना है बेटा? तो 5 यूनिट्स है। अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 5 का मॉडुलस भी करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसका अगर हमको यूनिट निकालना है तो ये यूनिट वेक्टर बराबर आपने फार्मूला देखा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का वेक्टर का मान भी 5 है और इसका भी परिणाम आपने देखा, मैग्नीट्यूड भी 5 है, कैंसिल होकर के 1 यूनिट से आ गया। यानी सपोज करो कि मान लो कि ये हमारे पास 1 यूनिट आ गया, तो क्या देखें कि यही आपके पास यूनिट वेक्टर है। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं, सपोज करो कि मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट इनिशियल है, एक फाइनल पॉइंट है, यहाँ से हमारे पास एक वेक्टर गया जो 1 यूनिट लेंथ हो गया। मान लीजिए कि ये भी है, अलग रूप में भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप इस तरीके से देख सकते थे, ये सी और डी है, तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये 1 यूनिट का लेंथ हो गया। फिर आगे भी आप एक वेक्टर ले सकते हैं, सपोज करो कि आपके पास ये आपके पास एक पॉइंट सी हो गया, या कहें यहाँ पर ई कहते हैं और एफ कहते हैं, तो ये क्या हो गया? 1 यूनिट हो गया। ध्यान देने की बात है कि ये ए बी आ गया, सी डी आ गया, ई एफ आ गया, सबका लेंथ एक ही यूनिट है। तो क्या भाई आप कह सकते हैं कि सर ये इक्वल होगा? नहीं, लेंथ सेम होने से हमारा ये इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। ये इधर का डायरेक्शन है, इधर का डायरेक्शन है, कुछ इधर का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हमारा लेंथ यूनिट होने से हम इसको इक्वल वेक्टर्स के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे आप देखेंगे, आगे यहाँ स्क्रीन पे जो आप लोगों के बीच यह बात है कि वेक्टर ए का मतलब आपने देखा कि वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी जो भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है वो वेक्टर रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। इसी तरीके से आपने देखा ए और बी पॉइंट के बीच में हमने एक वेक्टर बनाया जिसका लेंथ 1 यूनिट है, सी और डी के बीच में भी एक वेक्टर है जिसका लेंथ 1 यूनिट है, ई और एफ आपके पास है, ये भी आपका 1 यूनिट है, ए बी वेक्टर, सी डी वेक्टर, ई एफ वेक्टर जो ये हुआ ये यूनिट वेक्टर है। इसी तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमारा वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? ये यूनिट वेक्टर ए इंटू ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो जो ये आपका यूनिट वेक्टर है ये आपका डायरेक्शन है, और ये जो मैग्नीट्यूड आपके पास लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, ये इसका आपका मैग्नीट्यूड है। तो क्या देख रहे हैं आप कि नोट में कुछ बातें आपको बताया गया कि मैग्नीट्यूड यानी यूनिट है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। फिर दूसरी बात क्या कहा गया कि यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर डिनोटेड बाय आई, जे एंड के, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर है तो उसको हम यूनिट आई यानी कि आई कैप बोल रहे हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसको हम लोग जेड कैप बोल रहे हैं, और अगर जेड एक्सिस के पैरेलल है तो उसको हम लोग के कैप बोल रहे हैं। देखिए बेटा, यही आपको दर्शाने जा रहे हैं 3 डायमेंशन में, इसके बारे में खूब अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, त्रिविमीय का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का। तो आप देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आपके पास आई वेक्टर है, वाई एक्सिस के पैरेलल आपका जे वेक्टर हो गया, और ये आप जेड एक्सिस के पैरेलल आप देख रहे हैं वो के वेक्टर है। तो आई जे के से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल वेक्टर होते हैं।
फिर आप क्या कह रहे हैं कि टू यूनिट वेक्टर, देखिए यहीं पर खास बात है, टू यूनिट वेक्टर्स में नॉट बी इक्वल अनलेस दे हैव द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास टू यूनिट वेक्टर्स में नॉट बी इक्वल, ऐसा नहीं कि हमारे पास दो वेक्टर यूनिट है तो वो इक्वल हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम आगे आने जा रहे हैं बेटा, जो हमारे पास है खास इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल्स का मतलब आप देख ही रहे हैं कि जो बराबर हो, तो बराबर का मतलब टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल कब इफ, यदि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड बी दोनों का परिमाण सेम हो। दूसरा, दे हैव द सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, अगर उसका परिमाण भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो उस स्थिति में दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ए आपका वेक्टर है, बी आपका वेक्टर है, परिमाण और दिशा दोनों का सेम है, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। जैसा कि आपको कहा है कि मैग्नीट्यूड आर सेम, डायरेक्शन इज सेम, मतलब परिमाण भी सेम और दिशा भी सेम, तो वे आपका इक्वल वेक्टर होगा। जैसे और अगर दूसरे फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं तो देख लेंगे आप, a1i प्लस b1j प्लस c1k इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k। ये दोनों आप देख रहे हैं बेटा कि ये दोनों आपका इक्वल वेक्टर है, तो इक्वल वेक्टर है तो दोनों का कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ i का कोफिशिएंट a1 है, i का कोफिशिएंट a2 है, तो इक्वल वेक्टर है तो इक्वल होगा। आप देख रहे हैं j का कोफिशिएंट b1 है, यहाँ j का कोफिशिएंट b2 है, अगर इक्वल है तो दोनों का आप देख रहे हैं कि b1 और b2 इक्वल होगा। उसी तरीके से k का कोफिशिएंट यहाँ भी इक्वल होगा। तो इस तरीके से क्या है कि अगर दो वेक्टर्स के बारे में अगर हमको इक्वलिटी का अगर चर्चा करना है, मान लिया जाए कि एक आपके पास वेक्टर दिया और दूसरे वेक्टर दे दिया, वहाँ कुछ मान दिए रहेंगे और कुछ में स्केलर रहेगा, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। इससे स्पष्ट होता है कि दो वेक्टर्स अगर इक्वल है तो देखेंगे कि इनके कोफिशिएंट, फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट और सेकेंड वेक्टर का कोफिशिएंट i j k का, है ना, इनके कोफिशिएंट जो होंगे वो इक्वल होंगे, तो वहाँ से हमारा वैल्यू निकल जाता है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे को इनिशियल वेक्टर, बहुत अच्छा बात है। को इनिशियल वेक्टर क्या कहता है बेटा, देखिए को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब हो गया वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, यानी जहां से वो निकल रहा है। देखिए बेटा, ये पॉइंट ए है इनिशियल पॉइंट, यहां से बी वेक्टर गया, यहीं से सी वेक्टर निकला, यहीं से डी वेक्टर गया, तो क्या कहेंगे कि ये हमारा ए पॉइंट जो है वह इनिशियल पॉइंट है, और यहां से बी आया, सी आया, डी आया, यानी बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी का एक ही इनिशियल पॉइंट है। यानी आप कह सकते हैं ए बी, फिर कहा जाए ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर। तो सीधा सीधी बात है कि वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, वैसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट एक ही हो तो हमारे पास क्या होगा, को इनिशियल होगा। इसी में आप कह सकते हैं कोड टर्मिनल। तो आइए कोड टर्मिनल के बारे में अगर दिखाना चाह रहे हैं आप लोग, दिखना चाहते हैं तो देखेंगे बेटा, टर्मिनल पॉइंट इज सेम, जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम हो। जैसे आप क्या कहें कि मान लिया जाए कि आपका स्कूल है और आपके स्कूल में बच्चे जो हैं से कई जगहों से अलग अलग आते हैं, लेकिन आकर के उन लोग सभी आपके स्कूल में एक जगह मिलते हैं, तो वो पॉइंट जो होगा वह टर्मिनल पॉइंट होगा। अच्छा, अब आपके स्कूल से बच्चे निकल कर के जाते हैं तो अलग अलग जगहों से आते हैं, तो निकल के गया, लेकिन कहाँ से गया, तो एक ही जगह से, आपके स्कूल से ही गया, तो आपके पॉइंट जो हो गए वो आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, और यहाँ से बच्चे निकल करके गए, और फिर क्या हुआ कि बच्चे अलग अलग जगहों से आपके स्कूल में आ गया, तो वो पॉइंट आपका क्या होगा, उसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। यानी कि अलग अलग जगहों से एक जगह अगर आ जाए तो वो हमारा टर्मिनल पॉइंट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए आपका यहाँ पे आ गया डी पॉइंट पे, तो ए डी वेक्टर हो गया। बी आपके पास आ गया यहाँ पे, तो देख रहे हैं क्या, डी पे तो बी डी हो गया। अच्छा, सी वेक्टर भी आकर के यहाँ से सी डी आकर के मिल गया, ये डी पॉइंट पे तो सी डी हो गया, यानी ए डी बी डी सी डी ये हमारे को टर्मिनल वेक्टर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे और वेक्टर्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं, जैसा कि आप देखेंगे फ्री वेक्टर है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि फ्री वेक्टर है क्या। फ्री वेक्टर्स कहता है डज नॉट डिपेंड ऑन लोकेशन। क्या होता है, जिसे आप कहीं पे जाते हैं या पूछते हैं कि भाई हमें बताइए वो कौन सा जगह पे है,
तो वो बताता है कि भाई वो फलाने जगह पे है, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक लोकेशन दर्शा दिया, एक पॉइंट आपको दर्शा दिया। तो कहता है कि फ्री वेक्टर्स डज नॉट डिपेंड ऑन लोकेशन, फ्री वेक्टर लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी ऑल सच वेक्टर्स आर फ्री when transformed into a space from one point to another point without affecting their magnitude and direction can be considered as equal. Example displacement velocity. जैसे देखो मान लो कि ये एक वेक्टर है, सपोज करो ये पूरे लेंथ का लिया, ये वेक्टर को हम दूसरे जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं, इस वेक्टर को फिर और तीसरे जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब ये क्या हुआ, शिफ्टिंग है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई लोकेशन नहीं होनी चाहिए, तो वे वेक्टर हमारा फ्री वेक्टर होगा। अच्छा, लोकलाइज वेक्टर्स मतलब जिसमें लोकेशन हो, तो लोकेशन का मतलब कहेंगे कि विच इज नॉट फ्री। अब जब लोकेशन होगा तो ये तो फ्री वेक्टर नहीं होगा, विच डिपेंड्स ऑन लोकेशन, यानी वो फ्री वेक्टर नहीं हो और ऑलरेडी लोकेशन पे निर्भर करता हो। फॉर जैसे कि हम पोजीशन वेक्टर, पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज का पोजीशन निकालना, कोई पॉइंट का पोजीशन निकालना, तो वो क्या होगा कि वो लोकेशन पे निर्भर करता है कि हाँ भाई ये पॉइंट कहाँ पे होगा। जैसे आपने देखा था कि हम लोग कोऑर्डिनेट को डिफाइंड किया था, तो उसमें कहा था कि एक पॉइंट है तो ये तय हो जाता है कि भाई वो एक्स एक्सिस से कहाँ है, वाई एक्सिस से कहाँ है, मैंने वो उसका देख रहे हैं कि लोकेशन तय हो रहा है, ठीक है। तो अब लोकलाइज वेक्टर फॉर वेक्टर ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इफ इट्स इनिशियल पॉइंट इज फिक्स, इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा, है ना। जैसे आप क्या करें, टॉर्क यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। जैसे आप देखिए कि एक यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 जिसका पोजीशन तय करता है, पोजीशन वेक्टर इज नॉट, आप देख रहे हैं ये फ्री वेक्टर, मतलब कि पोजीशन वेक्टर जो है वह फ्री वेक्टर नहीं है, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर जो है वह कैसा वेक्टर है, लोकलाइज वेक्टर है। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे कहता है कि इन मैथमेटिक्स वी मेनली डील विथ फ्री वेक्टर्स, हम लोग मैथ के दरमियान में, स्टडी के दरमियान में, गणित पढ़ने के उपरांत हम लोग अधिकांशतः यूज जो करते हैं वो हमारा यूज जो होगा बेटा वह होगा आपका फ्री वेक्टर्स में। जैसे टॉर्क यू, चलिए टॉर्क यू के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए फिजिक्स वाले ज़्यादा विस्तार से आपको बताएंगे। मान लो कि एक रड है, ठीक है, अब इसको हम लटका दे रहे हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास यह एक पॉइंट है ये, ठीक है, अब ये एक पॉइंट है जो आपको दिखा रहा है, यहाँ से हम टॉर्क यू अबाउट पॉइंट ए, हम इस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क यू निकालने जा रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा और ये जो है से यहाँ से इस पर आकर के फोर्स लगाएगा। क्या करेगा, यहाँ से ये फोर्स लगाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस आपका कवर किया और ये आपका फोर्स किया, तो ये ए पॉइंट के अबाउट में अगर हम टॉर्क यू निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, डिस्टेंस इंटू फोर्स, यानी वेक्टर एफ इंटू d1। उसी तरीके से मान लिया दूसरे रड को मैंने लटकाया, तो लटकाने के उपरांत में यह देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है जो इस पॉइंट से लटका हुआ है, तो इस पॉइंट से देख रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास दूरी d2 है और इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ए पॉइंट के अबाउट में टॉर्क यू जो होगा वो डिस्टेंस इंटू फोर्स होता है, तो वेक्टर एफ इंटू वेक्टर d2 होगा। तो ये इस तरीके से टॉर्क यू है। आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से विस्तार रूप से आप पढ़ेंगे, फिजिक्स के जो भी आपका टॉपिक आएगा वहाँ अच्छे तरीके से बताया जाएगा। हाँ, अब एक खास बात है पोजीशन वेक्टर्स, यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। पोजीशन वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, देखेंगे कि P एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। अब P एक पॉइंट यहाँ पर है तो देख रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। अब ये एक्स वाई जेड जो आपके पास कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट हो रहा है वो रिप्रेजेंट करता है कि एक्स जो है वह एक्स एक्सिस का लेंथ है, वाई जो है आपका वाई एक्सिस का लेंथ है और जेड जो है वह जेड एक्सिस का लेंथ है। तो देख रहे हैं कि इस पी पॉइंट से आप देखा यहाँ पे कि ये दूरी आपका x का है, ये दूरी आपका y का है, ये डिस्टेंस आपका z का है और ये P पॉइंट से यहाँ से ओरिजिन के बीच में आपका ये एक लेंथ बन रहा है, यही आपका पोजीशन P का दर्शा रहा है। और ये P का पोजीशन जो होगा वह OP वेक्टर होगा, जिसको आपको R वेक्टर कहा। और R वेक्टर का मतलब कि xi वेक्टर प्लस yj प्लस z के हम वेक्टर कहें या फिर इसको कैप कहें, दोनों बात सेम है।
जैसे क्या कहता है, मान लिया कि वो एक आपका फिक्स पॉइंट है जो आपका ओरिजिन होगा, ठीक है। अच्छा, इन द स्पेस देन वेक्टर ओपी पी इज एनी पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, आइए आप यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, जैसे कि अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर के बारे में चर्चा करना है तो आप सीधा सीधी यहाँ आप यहाँ पर तय करेंगे कि मान लिया जाए कि आपके पास ये आपका ओरिजिन है और यहाँ पे आपके पास P कोई पॉइंट है, तो ये O पॉइंट से ये P पॉइंट के बीच में हमारे पास यह एक वेक्टर बनता है। तो क्या कहता है कि ये P पॉइंट का पोजीशन अगर मुझे दिखाना होगा तो सीधा कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू हो जाएगा OP वेक्टर, ठीक है। अगर P का पोजीशन दिखाना है तो यहाँ से यहाँ के बीच में हमारा OP वेक्टर होगा, जहाँ O जो है वह ओरिजिन का काम करेगा। इसी तरीके से अगर आपको दिखाना रहे, अगर मान लिया जाए कि हमारे पास AB वेक्टर है, तो AB वेक्टर को हम कह सकते हैं पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा यहाँ पे कि पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A। सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे A कोई आपके पास पॉइंट है और इसका अगर मुझे पोजीशन अगर दिखाना रहेगा तो क्या करेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ A आपके पास हो जाएगा OA वेक्टर। इसी तरीका से अगर मान लिया जाए कि आपके पास B एक पॉइंट है और इसका मुझे अगर पोजीशन वेक्टर दिखाना रहे तो सीधा कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज इक्वल टू क्या होगा, OB होगा। यानी आप क्या देख रहे हैं कि A का पोजीशन अगर लेना है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम लोग OA लेते हैं, B का लेना है तो OB लेते हैं। इसी प्रकार से AB वेक्टर का अगर पोजीशन निकालना है तो पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A। तो क्या देखा आपने, B का पोजीशन आपके पास आ गया OB वेक्टर माइनस A का पोजीशन आपके पास आ गया OA वेक्टर। यानी अगर आपने AB वेक्टर का अगर पोजीशन निकाला तो सीधा देखा कि B माइनस A, यानी कि B का पोजीशन में से A के पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा जो निकल करके आता है वह AB वेक्टर का पोजीशन निकलता है। इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इफ A एंड B, देखा आपने कि A एंड B आर एनी टू पॉइंट इन स्पेस देन AB वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A, यानी कि OB माइनस OA इज इक्वल टू B माइनस A, क्योंकि OA का नाम OB का नाम B दे दिया और OA का नाम आपका A दे दिया। कहा नोट में कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट PXYZ जो आपको यहाँ पे दिखाया था इन टर्म्स ऑफ इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रूप में रिप्रेजेंट था। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये P का पोजीशन निकालने के लिए वेक्टर R इज इक्वल टू देख रहे हैं आप XI प्लस YJ प्लस Z के। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो इसको मॉड लगा देंगे और ये जो होगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर को स्क्वायर करके और उसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमारा इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। इसी तरीके से देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो आपका इस प्रकार है, देख रहे हैं कि ये A है और B है, तो A पॉइंट का अगर पोजीशन लेना रहेगा तो OA हो जाएगा और B पॉइंट का पोजीशन निकालना है तो OB हो जाएगा। इस तरीके से अगर AB का अगर पोजीशन निकालना हो तो OB माइनस क्या होगा, OA हो जाएगा। यानी आपने क्या देखा कि AB वेक्टर का पोजीशन निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी AB का अगर आप पोजीशन निकाल रहे हैं तो पोजीशन ऑफ B में से पोजीशन ऑफ A को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, AB वेक्टर का पोजीशन आपका निकल जाएगा। जैसे आप इस तरीके से भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बाबू, जो आपका है यहाँ पर दिया गया है पोजीशन वेक्टर के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं आपके बीच में, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इस तरीके से जो आपका पोजीशन है, जैसे आप ये इस तरीके से भी आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। क्या अरेंज करेंगे यहाँ पे, देखेंगे आप यहाँ पर कि ये मान लो कि ये आपका A का पोजीशन आप देख रहे हैं वेक्टर्स के रूप में ये है
और बी का आपका पोजीशन जो है से वेक्टर्स के रूप में बी है। तो देखिए ए ऑफ वेक्टर ए का मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज कहेंगे वेक्टर ए, और अगर बी वेक्टर बी का मतलब हो गया पोजीशन, ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज बी। देख रहे हैं कि ये बी जो अंदर में है वो बी वेक्टर का पोजीशन है, और ये ए जो वेक्टर अंदर में है वह ए वेक्टर का पोजीशन है। तो इस तरीके से अगर हमको ए बी का अगर वेक्टर का पोजीशन अगर निकालना रहेगा तो सीधा सीधी कह सकते हैं कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे आपके पास है कॉलिनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स। जो कॉलिनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, तो आप यहाँ पे आसानी से देखेंगे कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल या कॉलिनियर, दोनों एक ही चीज है, पैरेलल या कॉलिनियर इफ देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल डिसगार्ड्स to their direction. If they have the same direction, they are said to be like vectors. जो सेम डायरेक्शन में हो वह लाइक वेक्टर्स होगा, और जो अपोजिट डायरेक्शन में हो वह अनलाइक वेक्टर्स होगा। तो देखिए, एंड इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन दे आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। समझने का चीज है कॉलिनियर वेक्टर्स है क्या, देखेंगे, या पैरेलल वेक्टर्स है क्या। समझो बाबू, जिसे मान लिया कि ये आपके पास एक वेक्टर है, बी आपका एक वेक्टर है और सी आपका है, लेकिन इसका डायरेक्शन को हम चेंज कर दिए हैं। तो क्या देखा, ये लाइन सेगमेंट है, इसके आगे और पीछे हम अनलिमिटेड लेंथ तक बढ़ा सकते हैं। तो ये जो बढ़ा हुआ भाग था इसी को हम लोग लाइन ऑफ सपोर्ट कहा था, ठीक है। और ये ए वेक्टर बी वेक्टर के देख रहे हैं कि ये पैरेलल है, और बी वेक्टर जो है वह सी वेक्टर का पैरेलल है, तो ए वेक्टर भी सी वेक्टर का पैरेलल होगा, क्योंकि ये लाइन से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक दूसरे का पैरेलल है। लेकिन खास करके इसमें जुटा हुआ है कॉलिनियर वेक्टर्स। तो कॉलिनियर वेक्टर्स मीन्स वही पैरेलल वेक्टर। अच्छा, कॉलिनियर वेक्टर्स और कॉलिनियर पॉइंट्स दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों बातों को चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच। तो देख रहे हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कॉलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स। अब कहा जाए लाइक वेक्टर, तो देख रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर्स ए और बी जो है वह सेम डायरेक्शन में है, तो ये हमारा लाइक वेक्टर होगा, और वेक्टर सी जो है वह अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हमारा अनलाइक वेक्टर होगा। तो आप आगे देखेंगे नोट में बाबू, एक खास बात आपके बीच में ये भी कहा जा सकता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसको अनदर वर्ड्स के रूप में हम लोग इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉलिनियर, कब, तब देखेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू द लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। अब ये लेमडा जो है इसके जगह पर एम भी हो सकता है, इसके जगह पर और भी कोई स्केलर क्वांटिटी हो सकता है। तो यहाँ पे वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी एंड वाइस वर्सा इज ट्रू, also ट्रू। हो सकता है कि ऐसा भी कहें कि वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी है, तो कहेंगे कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, या कहें कि वेक्टर ए वेक्टर बी का पैरेलल है तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। मतलब दोनों देने से अगर पैरेलल है तो ऐसा होगा, और ऐसा हो रहा है तो पैरेलल होगा। दोनों बातें यहाँ पे निर्भर करता है। चलिए, इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे कॉलिनियर पॉइंट्स और कॉलिनियर वेक्टर है क्या। देखिए, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन पे अगर ये सारे पॉइंट अगर लाई करते हैं तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स होगा, और ये वेक्टर अगर एक दूसरे के अगर इस तरीके से अगर पैरेलल होता है तो ये हमारा कॉलिनियर वेक्टर्स होगा। यानी कॉलिनियर पॉइंट्स और कॉलिनियर वेक्टर्स ये टू डिफरेंट थिंग्स है, अलग अलग है। अब कहेंगे कॉलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर ये सेम थिंग है, क्योंकि दोनों को एक ही बात हम लोग कहते हैं, चाहे तो वह पैरेलल हो या फिर कॉलिनियर वेक्टर हो, इसका मतलब सेम थिंग्स है। तो अब हम लोग के बीच में आगे देखेंगे, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर है, यानी दो पैरेलल वेक्टर के बीच में आपका यहाँ पर रिलेशन दिखा रहे हैं हम लोग। जो रिलेशन क्या कहता है, खास बात यह है कि स्केलर के रूप में कि ए और बी आपके पास दो पैरेलल वेक्टर है,
और एक्स वाई जो है यहाँ पे स्केलर है। तो देख रहे हैं कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, जहां अभी अभी आपने कहा कि वेक्टर ए वेक्टर बी का अगर पैरेलल है तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर क्या होगा, बी होगा। अगर इसको स्केलर के रूप में कहना चाह रहे हैं तो एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 0, अगर ये पैरेलल वेक्टर होगा इसका मतलब स्केलर यहाँ पे एक्स वाई नन जीरो होना चाहिए, तभी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे ए और बी। अगर ये नॉन पैरेलल वेक्टर होता है तो इसका जिसे देखिए ए और बी ये दोनों नॉन पैरेलल है, लेकिन यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहे हैं, ये बी वेक्टर से ए वेक्टर आपका डबल है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर बी। अब इसको ऐसे कर दे कि इसको ये साइड ले आते हैं तो 1 इंटू वेक्टर ए माइनस 2 टाइम्स वेक्टर बी इक्वल टू 0। अब हम कहें कि 1 को x कह दिया और माइनस 2 को y कह दिया बराबर 0 है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि देख रहे हैं कि x और y जो है वह नन जीरो है, यानी x का मान 1 और y का मान -2 आया, तो x y नन जीरो है, इसका मतलब कि 0 नहीं है। तो इस स्थिति में x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये एक पैरेलल वेक्टर होगा। कब होगा, जहां x और y क्या हो, नन जीरो हो। इस तरीके से आपने एग्जाम्पल के रूप में देखा। अगर पैरेलल वेक्टर नहीं होता है तो एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर बराबर 0 संभव होगा, x का मान 0 और y का मान 0। अगर x का मान 0 और y का मान 0 हो जाता है और एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 अगर है, तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि ये वेक्टर जो आपके पास आया है ये नॉन पैरेलल वेक्टर है, ये पैरेलल वेक्टर नहीं है। इस तरीके से आपने देखा। अब आप देखेंगे कॉप्लेनर वेक्टर्स है, तो कॉप्लेनर वेक्टर्स कहता क्या है, जरा सा ध्यान देंगे आप। इफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑफ सेम गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम प्लेन देन दे आर कॉल्ड कॉप्लेनर वेक्टर्स। समझने का चीज है, जो एक प्लेन में स्थित हो, एक तल में स्थित हो। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ आपके बीच हम ला रहे हैं एग्जाम्पल जो आप देखेंगे। जैसे अगर कहा जाए कि 2 वेक्टर्स जो होगा वो ऑलरेडी आपका कॉप्लेनर होगा, 2 पॉइंट्स जो होंगे वो ऑलरेडी कॉप्लेनर होंगे, 3 पॉइंट्स जो होंगे वो ऑलरेडी कॉप्लेनर होंगे, लेकिन 3 वेक्टर्स कॉप्लेनर हो भी सकता है, कॉप्लेनर नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए, ये अगर आपके बीच में मान लिया जाए कि ये 2 वेक्टर्स है, इसको अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जो है वह आपका एक प्लेन में लाई करता है। देख रहे हैं, ये दोनों वेक्टर्स जो है वह एक प्लेन में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों कॉप्लेनर है। इसी बीच में आपके पास हम 3 वेक्टर्स ला रहे हैं। अगर इस तरीके से अगर 3 वेक्टर हो और तीनों वेक्टर्स अगर एक प्लेन में अगर इस तरीके से अगर लाई करता हो तो आप देखेंगे कि ये कॉप्लेनर है। लेकिन अगर स्थिति ऐसी हो जाए कि आपके पास 2 ऐसे हैं और एक ऐसे हो, तो क्या देखेंगे कि ये 2 वेक्टर्स जो होंगे वे प्लेन को लाई करेगा, लेकिन ये तीसरा वेक्टर प्लेन को लाई नहीं करता है, मतलब ये प्लेन में स्थित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 3 वेक्टर्स आपका कॉप्लेनर हो भी सकता है, कॉप्लेनर नहीं भी हो सकता है। इस तरीके से आप देखेंगे कॉप्लेनर का मतलब कि वो तल में हो, एक प्लेन में लाई करता हो, एक प्लेन में हो। इट शुड बी नोटेड दैट 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कॉप्लेनर बट 3 और मोर वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कॉप्लेनर। 2 वेक्टर्स मस्ट है कि कॉप्लेनर होगा, लेकिन 3 या 3 से अधिक वेक्टर्स कॉप्लेनर हो भी सकते हैं, कॉप्लेनर नहीं भी हो सकते हैं। तो देखेंगे, एक चर्चा हमने कॉप्लेनर पॉइंट्स का किया और एक चर्चा हम कॉप्लेनर वेक्टर्स का कर रहे हैं। तो देखेंगे बेटा, ये 2 पॉइंट्स जो होगा वो हमेशा आपका कॉप्लेनर होगा, और ये 3 पॉइंट्स, जैसे क्या कहें, एक माथे पे मेरा पॉइंट्स, एक आपके माथे पर पॉइंट्स और एक आपका ये आपका कह दें स्क्रीन पर पॉइंट्स। तो ये तीनों पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है, और ऑलरेडी ट्रायंगल जो है वह प्लेन में होता है। तो स्पष्ट हो गया कि ये 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कॉप्लेनर। हाँ, आता है 4 या मोर पॉइंट्स में और में
नॉट बी कॉप्लेनर। 4 या 4 से अधिक पॉइंट्स कॉप्लेनर हो भी सकते हैं, कॉप्लेनर नहीं भी हो सकते हैं। अगर वे एक तल में लाई करते हैं तो कॉप्लेनर होंगे, अगर एक तल में लाई नहीं करते हैं तो कॉप्लेनर नहीं होंगे। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कॉप्लेनर, 2 वेक्टर्स हमेशा कॉप्लेनर होगा, लेकिन 3 और मोर वेक्टर्स में और में नॉट बी कॉप्लेनर। 3 या 3 से अधिक वेक्टर्स कॉप्लेनर हो भी सकते हैं, कॉप्लेनर नहीं भी हो सकते हैं। जैसे देखो बेटा यहां पे आपके बीच में हम एक एग्जांपल लिया है, जो आप देख रहे हैं कि ये 3 वेक्टर्स ये एक प्लेन में लाई करता है तो ये कॉप्लेनर है। लेकिन यहां देखो ये 2 वेक्टर्स प्लेन में लाई करता है लेकिन तीसरा अलग है, तो यहां पे क्या होगा, आपको कहा था कि 3 और मोर वेक्टर्स में और में नॉट बी कॉप्लेनर, यानी कि 3 वेक्टर्स कॉप्लेनर हो भी सकते हैं और कॉप्लेनर नहीं भी हो सकते हैं। इस तरीके से आज वेक्टर का सेशन था। आप देखिए बच्चे, यहाँ तक वेक्टर चला आप लोगों के बीच में। अब हम लोग इसका दूसरा क्लास लेके चलेंगे, 2-3 क्लास में वेक्टर हम लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जबरदस्त रूप से चलेगा। इसके बाद 3 डायमेंशन है और दोनों में रिलेशन कंबाइंड रहता है एक दूसरे से। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।